हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन उपनारे और आज आपके लिए लेके आया हूं 10 बेहतरीन सवाल जिनके कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे और इससे आपको काफ़ी स्पीड मिलेंगी और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो देखते हैं सवाल। देखिए, पहला सवाल हमें क्या कह रहा है कि एक संख्या को पहले 10% और फिर से 10% बढ़ाया गया तो संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई होंगी। ठीक है, देखिए हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका क्या होगा कि हम इसमें एक सूत्र का इस्तेमाल कर ले, फार्मूला लगा दे जो कि है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस फार्मूले से आप आसानी से कर सकते हो। इसमें x का मान क्या है, जो पहली वाली वैल्यू है, और y होगा हमारा जो बाद वाली वैल्यू है। तो देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपके पास 20, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 ये बचेगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं यहाँ पे कि 21% की हमारी वृद्धि होंगी। ठीक है, ये हुआ इसको करने का पहला तरीका। देखिए बच्चों, इसी सवाल को हल करने का मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। तो देखते हैं दूसरा तरीका। देखिए, अगर मैं 10% को इस तरह से लिखूं 10% इक्वल टू 10 अपॉन 100 है ना, तो यहाँ क्या होगा, ये परसेंटेज हटाया तो हमने, उसका अपॉन में 100 आता है हमेशा। तो देखिए, इसको अगर मैं इस तरह से कट कर लूँ तो आ जाएगा हमारे पास 1/10। तो इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जहाँ पे क्या होगा कि ये वाला एक हमारे इस 10 का 10% होगा। मतलब ये इस तरह से साइकिल के रूप में चलता है। इस 10 का 10% ये होता है 1। तो ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि पहले संख्या को 10% बढ़ाया गया। तो देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, मतलब पहले इतना था बाद में कुछ हो जाएगा। तो उसको देखते हैं। देखिए 10 से कितना हो गया है 11, और यहाँ भी ये 10 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है, हम इसको इस तरफ कर लेते हैं गुना। देखिए 10 में 10 का इंटू कर दिया मैंने तो 100 आ गया। इस तरह 11 में 11 का 100 इंटू हो जाएगा तो 121 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 100 पे कितने का हमें चेंज दिखाई दे रहा है, तो 21 का। और किसी भी देखिए 100 पे कुछ भी चेंज हो वो अपने आप में परसेंटेज को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे 21 का चेंज हुआ था 100 पे, तो अगर मैं परसेंटेज के रूप में निकालना चाहूँ तो 100 का गुना करना होगा। तो इस तरह से 100 से 100 बैलेंस हो जाता है और 21% आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास दूसरा सवाल है जो कि लाभ हानि वाले चैप्टर से है। तो इसको देखते हैं हम। ठीक है, देखिए एक दुकानदार है जो कि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दे रहा है। तो हमें उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, ठीक है, देखिए हम यहाँ पे सीपी जो कि हमारा क्रय मूल्य है वो क्या है 200 रुपये, और एसपीए जो कि हमारा 500 रुपीज़ है। इस तरह से हमें दिया हुआ है। देखिए 200 पे हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 300 रुपीज़ का है ना। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखिए क्या होता है कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है हम उसको ऊपर लिखते हैं अपॉन में सीपी और इंटू 100 कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आता है। देखिए प्रॉफिट हुआ हमें 300 का, सीपी है हमारा 200, और 100 का हम करेंगे इंटू। तो ये इस तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए 0000, और मैं अगर इससे 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो 300 का आधा सिंपली होता है हमारे पास 150 या 150। तो हमारा पी परसेंटेज हो जाएगा 150%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी फास्ट इस तरीके को कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये अगला सवाल हमें साधारण ब्याज वाले चैप्टर से दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के सवाल को किस तरह से हैंडल करना है वो देखते हैं हम। देखिए
किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि वह 2 वर्षों में 1440 हो जाती है तो वह राशि हमें बताना है। तो देखिए इस तरह के सवालों में आप क्या कर सकते हो कि हम डायरेक्ट परसेंटेज में इसको डील करेंगे। देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे एसआई को निकाल लूंगा। एसआई होता है सिंपल यहाँ पे आर और टी का इंटू वाला पार्ट। तो देखिए आर यहाँ पे हमारे पास 10% है और 2 ईयर के लिए मतलब 20% हो जाएगा हमारा एसआई। ठीक है, ये काफ़ी क्विक एंड फास्ट तरीका है जिसको अप्लाई करके आप बहुत जल्दी सवाल का आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 20% क्या निकल के आया एसआई, बट यहाँ हमें बोला है कि 2 वर्षों में 1440 हो जा रही है, मतलब ये जो दिया है हमें ये अमाउंट या मिश्रधन दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम मिश्रधन निकाल लेंगे। देखिए पी हमेशा अपने आप में होगा 100%, है ना, तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 100% प्लस 20% जो कि हो जाएगा 120%, और यही हमें दिया हुआ है। ध्यान से देखिए आप, अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो देखिए 120% की वैल्यू हमें दी हुई है 1440 रुपीज़, है ना, रुपीज़ का साइन आगे लगता है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1440/120। ठीक है, हमें राशि पूछी है तो देखिए हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं 100% मेरी राशि यहाँ पे होती है, तो 100 का यहाँ पे मैंने इंटू कर दिया। तो देखिए आप सिंपली कर सकते हैं, चूंकि 12 का स्क्वायर है तो ये 12 बार या 12 टाइम कट जाएगा और यहाँ पे पी आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला सवाल हमारे पास ट्रेन वाले चैप्टर से है, तो देखते हैं हम सवाल। देखिए एक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए यदि वह 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। तो देखिए इस तरह के सवालों में सिंपल सा एक सूत्र लगता है जो कि सभी बच्चों को मालूम ही होगा, चाल बराबरी से दूरी बटे समय, है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए हमें स्पीड निकालना है यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या है हमारी 40 किलोमीटर एंड टाइम है हमारा पास 1 आवर। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या आ जाएंगी 40 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, चूंकि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी वाला। देखिए बच्चों ये अगला सवाल हमारे पास एलसीएम वाले चैप्टर से है। तो देखिए इसको किस तरह से फास्ट करना है इस पर बात करेंगे हम। देखिए एक तो परंपरागत तरीका होता है जो कि आप इस तरह से निकालते हो, इस तरह से लिख करके हम इसको फाइंड करते हैं, है ना। तो ये भी तरीका एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2 का भाग किसी में जा रहा है क्या, तो बिल्कुल जा रहा है 10 और 20 में, तो ये 5 टाइम और ये 10 टाइम। चूँकि 15 में नहीं जा रहा है तो हम इसको जैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, फिर से 2 का भाग हम ट्राई करेंगे, 5 में जाएगा और ये 5 टाइम और ये 15। ठीक है, अब हम 3 का टेबल ट्राई करेंगे। देखो 5 में नहीं जाएगा, इस वाले 5 में भी नहीं जाएगा, बट इस 15 में जरूर जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 5। ठीक है, अब देखिए सभी जगह 5 5 आ गया, तो हम सिंपली 5 का से डिवाइड करके हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो इस तरफ जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो इनका आपस में हम कर देते हैं गुना। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंचे 60, तो आपका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, जो कि हुआ तरीका नंबर हमारा 1। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको 10 को लिखने के लिए कहूँगा कि आप 10 को सिंपली किस तरह से लिख सकते हैं 5 × 2, है ना। और इसी तरह अगर मैं 20 को लिखना चाहूँ तो देखिए 20 में क्या होता है 10 गुने 2 होता है, 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें और एक 2 ऐड कर दूँ, इस तरह से गुना कर दूँ उसका, तो हमारे पास 20 बन जाएगा। और 15, अब 15 चाहिए हमें, तो देखिए 5 है और 15 में क्या रहता है एक 3 भी रहता है, तो मैं यहाँ पे 3 का गुना कर दूँ। तो देखिए सारी संख्याएं आ गई, 10 भी है, 20 भी है और 15 भी, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि क्या आएगा 60। तो देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, बट आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल सेकंड वाली मेथड रहने वाली है।
तो हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, और सॉरी ऑप्शन हमारे पास डी सही। देखिए बच्चों, ये अगला सवाल हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर से है, जिसको हम शॉर्ट में सीआई कहते हैं। तो देखते हैं इस तरह के सवालों को हमें किस तरह से करना है। तो देखिए, यदि कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो वह 2 वर्षों में बढ़कर 2880 रुपये हो जाता है, तो हमें वह धन बता। देखिए, इस तरीके के सवालों को आप कई तरह से कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप सबसे पहले फॉर्मूला वाला कर सकते हो ना। पहला तरीका क्या था हमारा, फॉर्मूला वाला। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा हमारा, ठीक है। तो इससे हमें इफेक्टिव परसेंटेज रेट मिलेगा, जो कि हमारा सीआई होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 20 रख दूँ और यहाँ पे भी 20 और 20 × 20 करके अपॉन में 100 अगर मैं कर देता हूँ तो आपको सीआई निकल आएगा। देखिए 20 और 20 40 हो जाएगा, ये प्लस ये जीरो हमारे दोनों बैलेंस हो जाएंगे 4 ये, तो ये हमारे पास 44% हो जाएगा, ठीक है। चूँकि हमारा क्या है, ये सीआई है। पर देखिए हम अगर सवाल को ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि उसी मूलधन कुछ रहा होगा, उसी पर ब्याज लगा है, तो वह मिश्रधन बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास मिश्रधन है। तो देखिए मैंने अभी एसआई वाले सवाल में बताया था कि पी हमारे पास होता है हमेशा 100% और सीआई है हमारे पास 44%। तो आपका अमाउंट क्या होता है, पी प्लस सीआई, और एसआई में अमाउंट होता है पी प्लस एसआई। तो अगर मैं यहाँ पे अमाउंट अगर निकालना चाहूँ तो 100 + 44 मतलब 144% आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हमें पी निकालना है तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमें 144% की वैल्यू क्या दी हुई है, इतने रुपए। तो अगर मैं यहाँ से 1% निकालना चाहूँ तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको भाग देकर के अगली स्टेप में भी कर सकते हो, बट आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना। आपको 100% पूछा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 100 का गुना कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। देखते हैं किस तरह से। देखिए 144 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 220 × 100 तो आपका हो जाएगा 2000 रुपीज़। तो आपका यहाँ पे पी निकल के आया 2000 रुपीज़, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए बच्चों, अगला सवाल, यदि रमेश, सुरेश और दिनेश को कोई राशि 5:3:2 के रेशियो में अगर प्राप्त होती है तो हमें दिनेश का हिस्सा बताना है, जबकि कुल राशि हमारे पास 580 रुपीज़ है। तो देखिए इस तरह के सवालों को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि रमेश, सुरेश और दिनेश को किस अनुपात में दिया गया है, तो इस अनुपात में, है ना। तो इसी को अगर हम टोटल कर लें 5, 3, 8 एंड 2, 10, तो 10 यूनिट का मान हमें कितना दिया है, 58 इतना रुपए। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 58, ठीक है। तो हमें दिनेश का बताना। तो देखिए दिनेश को यूनिट में कितना मिला है, रेशियो में कितना मिला है, 2 यूनिट। तो 2 का हम यहाँ पे गुणन 2 कर लेंगे। देखिए 58 × 2 है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या उसको देखो 60 अगर मैं मानता तो कितना हो जाता है, ये 120 और -4 कर देंगे हम, तो 116 रुपीज़ क्या होगा, हमें दिनेश को मिल जाएगा। या आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, 2 8 16 के 6 के 1 2 5 10 और 1 11, ठीक है। इससे भी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास अगला सवाल है। देखिए यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उस पर 25% की छूट दी जाती है, तो हमें विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे दुकान पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु होती है, जैसे मान लो आपको चॉकलेट वगैरह लेना होता है या बिस्किट लेना होता है, तो उस पर एमआरपी लिखा होता है। वही एमआरपी हमारा हिंदी में अंकित मूल्य कहलाता है। अगर जैसे आप उस पर अगर बार्गेनिंग करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है ना। तो वो आपको कोई वस्तु कम में मिल जाती है। तो जो आप डिस्काउंट करके जो दुकानदार आपको जिस कीमत पर बेच रहा है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है।
तो देखिए इस तरह के सवाल को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, देखिए अगर अंकित मूल्य हमारे पास कितना है 900, तो हम इसको MP मार्क प्राइस बोलते हैं ₹900। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 25% ही फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास। 25/100 मतलब 1/4। ठीक है, देखिए छूट दे रहा है मतलब ये 4 हमारा MP होगा और ये डिस्काउंट है ना। तो 4 में से अगर मैं 1 को हटा लूँ तो हमारे पास SP निकल आएगा 3 यूनिट। ठीक है, MP है हमारे पास 4 यूनिट, डिस्काउंट है हमारे पास 1 यूनिट। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। देखिए MP हमारे पास कितना है 900 रुपीज़। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 900 रुपीज़ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते। देखिए 4 का भाग दूंगा मैं, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 रुपये इतना। ठीक है ना। तो हमारे SP के लिए हमें 3 यूनिट का मान चाहिए तो हम यहाँ पे 3 का गुना कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 और 25 3 75, तो इतना रुपये हमारे पास आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, जिसको हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन हमारा A सही हो जाएगा।